नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 29 अप्रैल 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखने वाले हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले दरअसल पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में 22 और 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना का एरोबेटिक शो डैश का आयोजन किया गया। इसका नाम क्या था एक्चुअली में? तो नाम था सूर्य किरण, अथवा विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा बिहार के इतिहास में पहली बार है जब इसका आयोजन किया गया है, जेपी गंगापथ पटना में। इसको लेकर हालांकि डिटेल जानकारी हमने पिछले क्लास में आपको दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हम आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। डेली बेसिस पर यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रख के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोबारा किसी भी सोर्स पर आपको आश्रित रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है कि 4 से लेकर 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट कितनी राशि की स्वीकृति दी है। अभी इस तरह की चीज़ें बहुत खबरों में, खास करके खेल को लेकर, और साथ ही अभी हमने जानकारी दिया जो भारतीय वायुसेना द्वारा एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसी खेल की, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। दरअसल इसको लेकर जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन अभी बिहार कैबिनेट ने इसको लेकर कुछ राशि की स्वीकृति दी है। ये एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न है। देखिए, राशि है 119 करोड़ से अधिक, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री इस समय बिहार के हैं नीतीश कुमार। तो इन्हीं की अध्यक्षता में 25 अप्रैल 2025 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर मोहर लगी या फिर इसको मंजूरी दी गई है। ये ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम पर्पज से दरअसल इस खेल को लेकर जो राशि का आवंटन हुआ है उसको लेकर हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं इन 34 एजेंडों में से। देखिए, इसके तहत बिहार की मेजबानी में दरअसल 4 से लेकर 15 मई तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की सहमति प्रदान की गई। साथ ही साथ इस आयोजन पर आने वाले अनुमानित व्यय यानी कि खर्च पर, मतलब इसको ध्यान रखते हुए 119 करोड़ 4,79,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये 4 मई से 15 मई तक होना है और इसका जो उद्घाटन किया जाएगा 4 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे और उस समय जब इसका उद्घाटन होगा तब भी हम पुनः से बतलाएंगे, ताकि बार बार इसे देखेंगे तो आपको एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, वही सारे पॉइंट लिखा गया कि बिहार की मेजबानी में पहली बार 4 से लेकर एक्चुअली 15 मई 2025 तक 5 जिलों, जिसमें कि पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय तथा भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और इसके तहत कुल 27 खेलों का आयोजन होना है। ये ध्यान रखेंगे, बिहार की मेजबानी में ये पहली बार हो रहा है और ऐसे में आपको ध्यान रखना 5 जिलों में इसका आयोजन तय है। यानी कि इसका जो आयोजन है ये 5 जिलों में होगा, पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय और भागलपुर। अच्छा, कुछ जानकारी और भी हम आपको दे दें। हाल ही के दिनों में बिहार की मेजबानी में 2 बड़े प्रतियोगिता आयोजित हुए हैं। एक तो एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी और सेपक टकरा वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप चैंपियनशिप। इसको लेकर जानकारी हमने विस्तृत तौर पर आपको इसी सीरीज में दिया था। हालांकि यहाँ पर भी आपके बीच हमने रखा है कि 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर था गुड़िया, जो कि राजकीय पक्षी अर्थात बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। अच्छा, इसके अतिरिक्त रिसेंटली 20 से लेकर 25 मार्च 2025 तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में सेपक टकरा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभंकर था भीम, जो कि पशु गौर बाइसन से प्रेरित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिहार की मेजबानी में हालिया ये महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं जो आयोजित हुई हैं और आपको ध्यान रखना ये पहली बार इसका आयोजन हुआ है। ऐसे में ये आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, बिहार से कितने रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है?
तो इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि 13,480 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास यहाँ से मधुबनी बिहार से नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के एक दिवसीय दौरे में या फिर दौरे पर मधुबनी पहुंचे थे। और आपको बता दूं कि यहाँ उन्होंने झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और वहां पर उन्होंने 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही यहां पर बिहार में रेल से संबंधित कई परियोजना भी शुरू किया गया और इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आप एग्जाम पर्पज से तमाम बातों को ध्यान रखेंगे। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है बिहार की और रेलवे की, तो ऐसे में एक प्रश्न ऑलरेडी आपके बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, वो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। बिहार के संदर्भ में बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे का जो जोनल मुख्यालय है ये हाजीपुर बिहार में है। इसे 5 डिवीजन में विभाजित किया गया। ये चीज़ें यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें पूर्व मध्य रेलवे की तो ये भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1996 को। इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल हैं, जिसमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। अच्छा, यहाँ पर आपसे एग्जाम में यानी कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था, जिसकी हम संभावना व्यक्त कर रहे थे, हूबहू वही पूछा गया। आपको बता दूं, हमने बोला था आपको कि पूर्व मध्य रेलवे को लेकर ये खास करके इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछा गया है। मुख्यालय आपको ध्यान रखना है हाजीपुर बिहार में है, लेकिन उसी पॉइंट में, उसी क्वेश्चन में एक शब्द आपको ऐड करके दिया गया कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये बिहार के किस जिले में है। तो उस स्थिति में हाजीपुर कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बिहार में हाजीपुर कोई जिला ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आंसर होता है वैशाली जिला, क्योंकि हाजीपुर जो है ये वैशाली जिले के अंतर्गत आता है। और अभी रिसेंटली ये एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तभी जाके सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, उससे पहले अभी हाल ही के दिनों में, पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो कुछ रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, जिनमें कि उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। इसके अतिरिक्त कर्नाटका में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर महाराष्ट्र में। ये सभी को आप यहाँ पर ये सूची के माध्यम से देख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये तमाम चीज़ों को जरूर पढ़िएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ें पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी टीम के द्वारा शेयर किया जाता है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर हमें फॉलो करके वहाँ पर मतलब फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें जब पोस्ट होती है तो आपकी नज़र से वो गुजरती है। तो इससे क्या होगा कि जब आप उसे देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो एक लंबे समय तक याद रखने में आप सक्षम हो पाते हैं। तो आप लोग हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला जो अभी हाल ही में हुआ है और एक शर्मसार करने वाली घटना है। यहाँ पर खास करके भारतीयों की, विशेष रूप से हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई है। तो इस हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत सरकार के द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। देखिए, इसको लेकर हमने पिछले वीडियो में भी कई प्रश्न आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये सैन्य अभ्यास आक्रमण नाम से आयोजित किया गया है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ली है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज आक्रमण के तहत एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसके तहत पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमले का अभ्यास किया गया। अब ये अभ्यास कहाँ पर किया गया ये गुप्त है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। बस आक्रमण का नाम, मतलब इस अभ्यास का नाम जो है ये है आक्रमण। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार ने कई घोषणाएं भी की, जैसे कि यहाँ पर हम कड़े एक्शन की बात कर रहे हैं तो कई घोषणा हुई है। जैसे खासकर प्रमुख घोषणाओं में अगर हम देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सिंधु जल समझौता इसमें अहम माना जाता है, जिसको लेकर भारत के द्वारा कहा गया है कि अब इसे हम स्थगित करते हैं। तो यहाँ पर सिंधु जल समझौता को लेकर जो पॉइंट आपको हमने पहले भी एक बार बतलाया है, उसी चीज़ को हम पुनः से रिपीट करेंगे। हम यहाँ पर आपके बीच जो पॉइंट रखे हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से सभी को आपको पढ़ना है। देखिए, सिंधु जल समझौता की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिंधु नदी प्रणाली के जल के बंटवारे से ये संबंधित है, जिसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। मतलब मध्यस्थता किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तब जाके समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। और ये
कराची में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। कब? तो 19 सितंबर 1960 को। अब कराची में ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते को लेकर यानी कि सिंधु जल समझौता को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन सभी को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ें अभी हम आपको बतला चुके हैं। अच्छा, इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियों, जिसमें कि आपको ध्यान रखना व्यास, रावी और सतलज, इसका नियंत्रण भारत को, तथा 3 पश्चिमी नदियों जिसमें कि खास करके सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका जो नियंत्रण है ये पाकिस्तान को दिया गया था। हालांकि इस संधि में एक प्रावधान ये भी था कि सिंधु नदी जल तंत्र का जो कुल पानी का जो उपयोग है उसका केवल 20% का अधिकार भारत को मिला था। रिमेनिंग 80% का जो अधिकार है वो पाकिस्तान को दिया गया था। इसी चीज़ को अभी हाल ही में स्थगित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस किया था और इसमें मीडिया में इतनी ज़्यादा सुर्खियों में है, समझिए कि यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। आप इस पॉइंट को वीवीआई पॉइंट में रखेंगे, मैं ये आपको बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर अगर हम इसे मैप के माध्यम से देखें, एक्चुअली जो भारत के नियंत्रण को लेकर हमने कहा कि पूर्वी नदियाँ जो है जैसे कि रावी, व्यास और सतलज, इसका नियंत्रण भारत के पास, और वहीं पर इंडस यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम का जो खासकर नियंत्रण है वो पाकिस्तान के पास। मतलब इस संधि के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मैप के माध्यम से वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न एक पुरस्कार से संबंधित है और है बहुत इंपॉर्टेंट। 2022 में स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है कुमार मंगलम बिरला, अथवा विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, यह समारोह यानी कि यह पुरस्कार समारोह लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर की 83वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को मुंबई में दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित किया गया। और यहाँ पर इस पुरस्कार समारोह में वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार किन्हें दिया गया, यही एक्चुअली प्रश्न में पूछा गया है। तो यह पुरस्कार 2025 के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं। तो ये चीज़ें 2025 को लेकर आपको समझना है और ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर पिछले साल के पुरस्कार की बात करें तो वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे कि 2022 में स्थापित यह पुरस्कार यानी कि स्थापना हुई है 2022 में। यहाँ पर वही पॉइंट लिखा गया है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2022 में की गई थी और इसका 2022 में जो पुरस्कार था यानी कि उद्घाटन संस्करण का जो पुरस्कार था वो नरेंद्र मोदी को दिया गया। फिर अगले वर्ष 2023 में क्रमशः आशा भोसले जो कि गायिका है, इन्हें प्रदान किया गया था। ये तो 2022 और 23 की बात हुई, लेकिन पिछले साल 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कुल 4 संस्करण इसका आयोजित हुआ। ये 2025 वाला इसका चौथा संस्करण है। पहला नरेंद्र मोदी को, दूसरा आशा भोसले को, तीसरा अमिताभ बच्चन को और चौथा अभी हाल ही में प्रदान किया गया कुमार मंगलम बिरला को। तो ये इसका 4th एडिशन था, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले चूंकि बात यहाँ पर हो रही है पुरस्कारों की, तो हमने हालिया प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार को लेकर जानकारी दिया है। ये चीज़ें जो यहाँ पर एक ही पेज में आप देख रहे हैं, ये आपका रिवीजन पर्पज से यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। हालांकि इन सभी को लेकर डिटेल में जानकारी इसी सीरीज में हमने आपको दिया है और यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना नजर आती है। अच्छा, इसी तरह की जानकारी पिछले साल भी जब हम आपको दे रहे थे तो इस वाले पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में। और आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो मिला था ये बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोंडिनो को दिया गया, उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में कहाँ भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव विकसित किया जाएगा। ये घोषणा हुई है और घोषणा के आधार पर आंध्र प्रदेश में एक जगह है अमरावती, यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, वही पॉइंट लिखा गया कि अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव विकसित किया जाएगा या फिर स्थापित किया जाएगा। दरअसल इसको लेकर हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिस वजह से ये अभी खबरों में है। अच्छा, यहाँ पर तस्वीर में जो आप देख रहे हैं यही है आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू।
फिलहाल इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। हम चलते हैं अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आगामी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। इसका दूसरा टेस्ट आपको मिलेगा रविवार 4 मई 2025 को शाम के 8 बजे। अच्छा, इसमें कुछ जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। कई सारे लोगों को अब भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ये कैसे संचालित हो रहा है। थोड़ा सा आपका समय लेंगे, ध्यान से इसे देखिएगा। दरअसल इसमें हमने आपको जानकारी दिया था एक वीडियो के माध्यम से कि जो टेस्ट होने वाले हैं इसकी संख्या कुल होगी 220, जिसमें कि 70 आपका फुल लेंथ टेस्ट है और 150 प्लस जो है ये आपका सेक्शनल टेस्ट है। तो यहाँ पर समझिएगा, फुल लेंथ टेस्ट तो ये आपको प्रत्येक संडे को मिलेगा, मतलब रविवार को, प्रत्येक रविवार को ये मिलेगा 8 बजे। ये ध्यान आप लोग रखेंगे, 8 बजे ये शाम के समय में उपलब्ध होगा और उसके नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ मिलेगा 9 बजे सुबह में, ठीक है उसका, ताकि आप सोल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन अपनी मतलब हार्ड कॉपी निकाल कर सकते हैं, मतलब पीडीएफ का, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त जो अदर सेक्शन है, जैसे कि 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए हम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको देने वाले हैं, ये अपडेट होगा धीरे धीरे। और इसके अतिरिक्त बिहार स्पेशल का मंथली करंट अफेयर्स ये अपडेट हो चुका है और होता जा रहा है। और साथ बिहार स्पेशल जो जीके होगा, जो समान अध्ययन होगा बिहार से संबंधित, वो भी इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त सेक्शनल टेस्ट यानी कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी आपका अपडेट किया जा चुका है। आप अपने समय के अकॉर्डिंग इन सारे सेक्शनल टेस्ट में और ये सभी टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको पुनः मैं दोहरा दूं, जो फुल लेंथ टेस्ट है, जो 70 टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये आपका प्रत्येक संडे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संडे 8 बजे शाम को। फिलहाल यही हमारा प्लान है और इसी प्लान के अनुरूप हम लोग आगे जाएंगे। और एग्जाम जब नज़दीक होगी, जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा 71वीं बीपीएससी को लेकर, तो उस समय हम लोग अपने स्ट्रेटजी में उस मतलब देखते हुए उस चीज़ को उसमें बदलाव करेंगे। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये संडे ही संचालित होगा। अच्छा, अभी एक बड़ी ऑफर है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, इस कूपन कोड को मतलब अप्लाई करते हुए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे। यही वाला कोर्स है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर तमाम चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, विशेष तौर पर ये ध्यान रखेंगे, ये ऑफर जो उपलब्ध है आपके लिए 30 अप्रैल 2025 तक, 30 अप्रैल मध्यरात्रि को ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो इच्छुक जितने भी लोग हैं इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगले छठे प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, अर्थात आर्मन डुप्लांटिस, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, आपसे पूछा भी जा सकता है ये किस देश के रहने वाले हैं। आइए डिटेल में इसे समझते हैं। देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसे कि खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खेलों का ऑस्कर कहा जाता है इसे। 2025 से लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 25वीं वर्षगांठ पर 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड, स्पेन में की गई। अब विजेताओं में अगर हम देखें 2025 के संदर्भ में, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जो मिला ये अरमांडा डुप्लांटिस को दिया गया, जो कि स्वीडन के हैं। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला ये सिमोन बाइल्स को, जो कि अमेरिका की है। दोनों को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। वहीं पर वर्ष की यानी कि 2024 की, यहाँ पर 2025 का ये अवार्ड है, लेकिन जो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम की बात करें तो 2024 को लेकर है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेन की रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब जो है, इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित किया गया। तो ये 2025 को लेकर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को लेकर चीज़ें ध्यान में आप रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त हमने 2024 को लेकर भी आपको जानकारी दिया था, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के बारे में दे दूँ, जिसे कि खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इस पुरस्कार को सर्वाधिक 6 बार स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने अपने नाम किया है। इस पुरस्कार के इतिहास में ये शीर्ष पर हैं, कुल मिला के 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अच्छा, यहाँ पर अगले स्लाइड में, अगले पेज में आप देख सकते हैं 2023, 24 और 2025 को लेकर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की विजेता सूची को आपके बीच हमने रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट के इतिहास में 100 से अधिक अर्धशतक लगाने वाले भारत के पहले व विश्व के दूसरे बल्लेबाज या फिर क्रिकेटर बन गए हैं? देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विराट कोहली।
अब यहाँ पर देखिएगा ये विराट जो खास करके रिकॉर्ड बना है ये विराट कोहली के नाम बना है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए विराट कोहली हाल ही में टी20 क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टी20 क्रिकेट में जितने भी मतलब खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं उन सभी को काउंट करते हुए देखें तो इसमें विराट कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल विराट कोहली अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर के बाद टी20 अर्धशतक का 3 अंकों का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं विश्व स्तर पर। हालांकि वो ऐसा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज हैं। देखिए डेविड वार्नर के नाम 108 अर्धशतक है और अभी हाल ही में विराट कोहली ने 100 का आंकड़ा पार किया। आई थिंक 102 पर पहुंच चुके हैं, 101 या 2 होगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि 100 का आंकड़ा ये पार कर चुके हैं और ऐसा करने वाले विश्व के दूसरे और भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। अच्छा क्रिकेट की बात हुई है तो क्रिकेट को लेकर खास करके इस समय देखें तो आईपीएल बहुत ज़्यादा खबरों में है। इस समय 2025 में आईपीएल का जो संस्करण है ये 18वां संस्करण है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 18वें संस्करण की शुरुआत 22 मार्च को हुई है और संपन्न कब होगा तो 25 मई 2025 को। जब ये संपन्न होगा तो तमाम जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर पिछले संस्करण को लेकर बात करें, 17वां संस्करण का जो खिताब था ये सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर केकेआर ने अपने नाम किया था और ये तीसरी बार था जब केकेआर इस खिताब को अपने नाम किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पर कहीं पर लिखा है। हाँ इससे पहले केकेआर 2012 और फिर 2014 में इस खिताब को जीता था। अब इसमें 2024 भी ऐड कर लीजिए। पिछले साल केकेआर इस खिताब को अपने नाम किया था। तो 2024 को लेकर खास करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस 17वें एडिशन से संबंधित वो आपके बीच हमने रखा है। अच्छा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे महंगे खिलाड़ी 2024 एडिशन में थे मिचेल स्टार्क, जबकि 2025 एडिशन में है ऋषभ पंत। ये चीज़ें आपको हमने बताया था। अच्छा आईपीएल के इतिहास की विजेता सूची को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला खिताब इसकी शुरुआत जब हुई थी 2008 में तो राजस्थान रॉयल ने जीता था शेन वॉर्न की कप्तानी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिवंगत शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स की टीम विजेता बनी थी। 2008 में पहला संस्करण जीता था। और आईपीएल की सबसे सफल टीम की बात करें तो वो एमआई है। एक नंबर पे हम एमआई को रखेंगे, दूसरे नंबर पे हम सीएसके को रखेंगे। हालांकि दोनों मतलब पांच बार ही ये खिताब को अपने नाम किया है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें पहली बार 5 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है एमआई ने, फिर उसका दूसरी बार इस सूची में शामिल हो चुका है सीएसके। हालांकि 2025 में सीएसके का जो आईपीएल में एकदम बुरा हाल है। पॉइंट्स टेबल में देखेंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा। हालांकि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, जब रिजल्ट पूरा आ जाएगा तो वहाँ पर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये चीज़ें फिलहाल ध्यान रखेगा, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होती है। 2025 आईपीएल के 18वें संस्करण को लेकर डिटेल जानकारी हम आपको देंगे जब ये संपन्न हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अतः विकल्प नंबर ए। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 मई 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए उनकी नियुक्ति की गई है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक, अभी हमने एक जानकारी आपको दिया था रिजर्व बैंक से संबंधित, ये तो इनकी नियुक्ति से संबंधित बात हुई, लेकिन हाल ही में 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नीतिगत रेपो दर में कमी करते हुए 6.25% से घटाकर इसे 6% कर दिया है। ये चीज़ें अभी हम आपको कुछ दिन पहले ही बता रहे थे। अच्छा रेपो रेट क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, वो चीज़ें भी आपको मालूम होगी। बहुत आसान सा ये टर्म है, बहुत आसान सा पॉइंट है, मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ पर रेपो रेट के बारे में लिखा गया कि बैंकों को जब रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है तब ऐसी स्थिति में वे भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं यानी कि कर्ज लेते हैं। अच्छा उसी कर्ज पर आरबीआई जिस दर से बैंकों से ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अच्छा इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देखिए बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बच जाती है तो उस रकम को यानी कि उस फंड को रिजर्व बैंक में वे रखते हैं और इस पर आरबीआई जो ब्याज उन्हें देती है उसे ही कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। आई होप ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आरबीआई की बात हो रही है तो इस समय अगर हम देखें तो वर्तमान में
जो आरबीआई के गवर्नर है, 26वें गवर्नर, यह है संजय मल्होत्रा, वो शक्तिकांत दास की जगह पर हैं, जो कि 25वें गवर्नर थे आरबीआई के। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आरबीआई से जुड़ी हुई बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपके बीच है, आप सभी को ध्यान रखिएगा। और हम आपको पुनः दोहरा दें, यहाँ से आपके एनटीपीसी एग्जाम में इसके लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था कि लोगों में क्या है, तो ताड़ का पेड़ और बाघ इसमें दर्शाया गया है, ये इसका लोगो है। तो ये प्रश्न है कि कैरोलिन इज़जेपियाक किस देश की निवासी है जिन्होंने हाल ही में 48 घंटों तक लगातार 149 किलोमीटर की तैराकी का रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश की रहने वाली है? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पोलैंड की रहने वाली है। आपको बता दूं कि कैरोलिन इज़जेपियाक पोलैंड की निवासी है और हाल ही में 48 घंटों तक, यानी कि 2 दिन तक लगातार 149 किलोमीटर तैराकी का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि यह रिकॉर्ड उन्होंने एक 82 फीट की स्विमिंग पूल में लगातार तैरकर बनाया है। और इनके बारे में कहा जा रहा है, हालांकि वो चीज़ें यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, ये कहा गया कि लगातार 48 घंटे तक ये तैराकी करती रही थी इस 82 फीट के स्विमिंग पूल में। और काउंट किया गया तो 149 किलोमीटर निकला, यानी कि 149 किलोमीटर की तैराकी इन्होंने लगातार 48 घंटे में करके रिकॉर्ड बनाया है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। ये चीज़ें आप लोग इनसे संबंधित ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर ये रिकॉर्ड क्या है और यह भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ और किस देश की रहने वाली है कैरोलिन इज़जेपियाक। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस, जिनके मूल नाम की हम बात करें तो कार्डिनल बर्गोलियो का हाल ही में निधन हुआ है। बताएं कि वे किस देश के रहने वाले थे। देखिए, फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि अर्जेंटीना के वे रहने वाले थे। आपको बता दूं कि कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का हाल ही में 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, जिससे दुनिया भर में शोक का माहौल है और भारत ने भी इसको लेकर शोक की घोषणा किया था। अच्छा, एक जानकारी आपको मैं यहाँ पर देता हूँ, दरअसल इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें एग्जाम में पूछा जा सकता है। 26 अप्रैल 2025 को उनका अंतिम संस्कार वेटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर्स स्क्वायर में किया गया। इन्हें यहाँ पर पॉप फ्रांसिस को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। उनका जन्म 1936 में हुआ था और अभी हाल ही में 2025 में निधन हुआ है। और कहाँ के रहने वाले हैं तो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और ये यहाँ पर एक्चुअली जो बात हम कर रहे हैं अंतिम संस्कार की, तो इसमें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो आए हुए थे इस अंतिम संस्कार में। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया कि दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए और भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाग ली थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एग्जाम पर्पज से कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया अंतिम संस्कार में, और ये जो पॉप फ्रांसिस हैं इनका मूल नाम क्या है, तो कार्डिनल बर्गोलियो, ये ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। साथ ही साथ ये किस देश के रहने वाले थे, तो अर्जेंटीना के। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक जानकारी और, यहाँ पर उनके जन्म को लेकर लिखा गया कि 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के फ्लोरेंस शहर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है विषय, यानी कि इस थीम के साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया है। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि 24 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन किया गया। देखिए, इस तरह के जो सप्ताह का जो आयोजन होता है वो खास करके इंपॉर्टेंट होता है। स्वास्थ्य सप्ताह हो गया, पोषण पखवाड़ा हो गया, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि परिवार नियोजन पखवाड़ा या फिर सप्ताह। इस तरह की चीज़ें एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहे हैं इस सीरीज में। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है विश्व टीकाकरण सप्ताह की, तो 24 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक। यहाँ पर पॉइंट लिखा गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा के द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 25-26 का वर्चुअली माध्यम से शुभारंभ किया गया, यानी कि वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया। यहाँ पर एक पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से निकलकर सामने आता है। यहाँ पर वर्ष 2026 तक खसरा और रुबेला को समाप्त करने के भारत के लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी शुरुआत अभी किया गया है। अब ये पॉइंट क्या है जो एक्चुअली अभी हम बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने कई बार डिस्कस किया है कि भारत सरकार का चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, कोई भी लक्ष्य होता है वो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी दिशा में आप यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये लक्ष्य कब तक का है, 2026 तक का है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निर्वेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति, इस विषय यानी कि थीम के साथ हाल ही में किस तिथि को विश्व मलेरिया दिवस 2025 मनाया गया है। एक तो ये इसका थीम आपको ध्यान रखना ही रखना है, साथ ही साथ ये जो दिवस मनाया गया अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस, ये मनाया गया 25 अप्रैल 2025 को। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पंचायती राज दिवस के एक दिन बाद यानी कि 25 अप्रैल 2025 को। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सीख रहे हैं और बड़ा मजा भी आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को फॉलो करना है। आते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। जगदीशपुर बिहार में जन्मे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। हालांकि वो गए नहीं थे। कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, ऑफर को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया था आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यही वो कूपन कोड है, कूपन कोड को अप्लाई करके आपको ज्वाइन करना। ध्यान रखेंगे 30 अप्रैल को ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर ये आपको रेगुलर फी में उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।